हाँ जी भाई, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, जहां अपने को करना है अपने एग्जाम को लेट्स क्रैक इट। चलिए साहब, तो फटाफट से सबसे पहला काम आप अपनी अटेंडेंस करिए, और अटेंडेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सभी को सबसे पहले लाइक वाला बटन दबाना होगा। और मैं अभिषेक खांडल राजस्थान के इतिहास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रीजनिंग बाई ए.के. नायक, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। और रीजनिंग बाई ए.के. नायक ने एसआई के एग्जाम के अंदर और 5वां स्थान प्राप्त किया है, और इनको बहुत बहुत बधाई। जो मैं आपसे कह रहा था कि संडे के दिन जो आपके आरपीएससी फतेह है, जो एग्जाम हो रहा है एसआई को लेकर के जो हुआ, उसके अंदर रीजनिंग बाई ए.के. नायक ने 5वां स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाइयां रीजनिंग बाई ए.के. नायक। चलिए, बिल्कुल भुवी राणा, सुशील कुमार यादव, आशु पाठक, देविका मीना, शांता सालवी, त्रिलोक मेवाड़ा, अनु सोनी, बिल्कुल आप सभी का स्वागत। एक बार क्लास को चारों तरफ जाकर के शेयर करके आ जाओ भैया। लाइक और शेयर धमाधम से कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुशील कुमार यादव जी, आपकी भी सुन ली कुक्कू कुक्की, नमस्कार। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं। रामपाल जी, बिल्कुल रामपाल जी नमस्कार आपको भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप सब जुड़ चुके हैं अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, और जहां आप पढ़ रहे हैं राजस्थान मेरे साथ मतलब कि आप पढ़ रहे हैं अभिषेक खांडल के साथ। जहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कि अपनी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होती है सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे अपनी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होती है, ध्यान रख लेना। आप लोग लेते ही हो, आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है। एप्लीकेशन पर 11 बजे और शाम को 5 बजे आपके ध्यान रख लेना इंडियन हिस्ट्री की क्लास होती है। ये क्लास सिंगल, ये वाली क्लास केवल पेड है भैया, बाकी सारी क्लासें फ्री है। केवल ये वाली क्लास आपके पेड है, बाकी सारी क्लासें आपके फ्री है। ये आप लोग ध्यान रख लेना भाई। शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे आपके राजस्थान कल्चर की क्लास होती है, ये ध्यान रख लेना। अभी चित्रकला वाला टॉपिक चल रहा है बहुत ही धुआंधार तरीके से। और भैया रात 10 बजे अलग से मैंने इसको बनाया है, मेरी सबसे मजेदार क्लास, आनंद वाली क्लास जो होती है, जिसके अंदर बेहतरीन मजा आता है, गर्दा उड़ा दिया जाता है, माहौल बना दिया जाता है, वो आपके स्पेशल क्लास होती है। और ये स्पेशल क्लास आपके अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर होती है। ये जो स्पेशल क्लास है ये आपके अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर होती है, ध्यान रख लेना। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, इस पर ये क्लास होती है, और ये क्लास बिल्कुल फ्री होती है भैया। ये क्लास आपके बिल्कुल फ्री होती है, ध्यान रख लेना। भारतीय इतिहास पूरा कराने की कसम खाइए इसके अंदर, और भारतीय इतिहास के सारे प्रश्न लेकर के आता हूं मैं यहां पर। आगे बात समझ में, ये ध्यान रख लेना आप। चलिए, तो आपको करना क्या है इस क्लास को लेने के लिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, ध्यान रख लेना। और रजिस्टर्ड करने के बाद में और आरपीएससी सेलेक्ट करना है, और कुछ सेलेक्ट मत कर लेना भाई साहब। क्या सेलेक्ट करना है? आरपीएससी। और वहां पर अभिषेक शर्मा के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा भाई। त्रिलोक मेवाड़ा कह रहे हैं सर आपके मित्र पंकज जी नहीं आए, आ ही जाएंगे वो भी बीच में कहीं ना कहीं से, ध्यान रखना। चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। यहां पर एक एक चीज जो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कोर्स मिल जाएगा, क्विज मिलेगी और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सर पूरा सिस्टमेटिक मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस कोर्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको प्लस कोर्स खरीदना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना भैया। और जिसके अंदर आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करवाएगा, ये सारे फीचर्स आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करवाएगा भैया। इसके अलावा देखो आप यहां पर मैंने जो कहा था वो ये वाला टेस्ट है भाई साहब, जो मैंने आप लोगों को याद दिलाया ना अभी, वो ये वाला टेस्ट है, हर रविवार को होता है। इसके अंदर पहले रैंकर को प्लस का फ्री में कोर्स मिलता है, 100% स्कॉलरशिप। जो आपके दूसरे और तीसरे पर आते हैं उन्हें 50% मिलता है, और जो आपके 4 से 25 आते हैं उनको 25% स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब रीजनिंग बाई ए.के. नायक को और 25% स्कॉलरशिप मिली है कोर्स खरीदने पर। और यहां पर कोर्स भी बहुत जोरदार तरीके से बने हैं। देखो आप, देखो ये तो आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी, सक्षम और गरुड़, ये आरएस की है, ये एसआई की है भैया। कुछ बैचेज अपने चल रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री का बैच आज ही से शुरू हो रहा है भैया, आज ही से शुरू हो रहा है, ध्यान रख लेना। आरएस प्री मेंस का बैच 28 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे ही देखो आप लोग, आरएस प्री का बैच 29 जुलाई से शुरू होने वाला है भैया, 29 जुलाई से शुरू होने वाला है आपके। चलिए साहब, और ये आप देख सकते हैं यहां पर आरएस, आरपीएससी, एसआई,
ये सबसे खास बात है। अगर रीजनिंग बाई ए.के. नायक और केवल आपके ध्यान रख लेना एसआई का कोर्स परचेज करते हैं तो एसआई के साथ में उनको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप लोगों को भी ध्यान रखना यही मिलेगा। आप कोई भी एक कोर्स परचेज कर लो, इनमें से कोई भी एक कोर्स आप परचेज कर लो, आपको ये सारे के सारे कोर्स उसके अंदर अपने आप मिल जाते हैं। भाई साहब आप किसी की भी तैयारी करो, ठीक है ना। सर आपकी हिस्ट्री की क्लास नहीं ले सकते क्या? पूजा पारिक जी वो पेड है, बस वो थ्योरी वाली क्लास पेड है, रात को क्वेश्चन वाली क्लास फ्री है। तो ये ध्यान रख लेना आप। ये आपके इंडियन हिस्ट्री अगर आप जैसे मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कोई भी एक कोर्स ले लो, ठीक है ना। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। और वो ध्यान रखना वो एक कोर्स है कितने का भाई? वो एक कोर्स केवल 7,000 रुपए का है, साल भर के 7,000। लेकिन उसके अंदर कोर्स कितने मिल रहे हैं? 12-13 कोर्स मिल रहे हैं। आप हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो मन में आए। और कैसे एडुकेटर से? भाई साहब पूछो ही मत, ठीक है ना। जो सबसे टॉप लेवल के एडुकेटर हैं उनसे पढ़ो आप लोग, सबसे बेहतरीन एडुकेटर। आई बात समझ में? जिनसे पूरा राजस्थान पढ़ने को तरसता है, ऐसे एडुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। ये ध्यान रख लेना। अगर आप मान लीजिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1400 का ही फर्क है केवल। लेना भी 2 का ही चाहिए, क्योंकि अपना जेई का कोर्स लॉन्च कर दिया क्या अनअकैडमी की, बताओ। हाँ बिल्कुल, आयरन हैमर। आप उसके अंदर भी 10% का बिल्कुल कर दिया जेई का कोर्स लॉन्च। उसमें भी आपके 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड डालते हैं तो। आपके छोटे भाई बहन अगर 11वीं 12वीं आप आईआईटी जेई मेडिकल वगैरह आईएएस वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, छोटे बड़े भाई बहन, तो उनको भी आप कोर्स दिला सकते हैं। यूपीएससी आईएएस में तो अनअकैडमी भाई साहब झंडा गाड़े बैठा है, ये ध्यान रखना। झंडा गाड़े बैठा है। इधर अपन ने आरपीएससी में झंडा गाड़ रखा है, मतलब कि ये सारे एग्जाम अनअकैडमी ने झंडा गाड़ रखा है। 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर ये कोड डाल देते हो। मतलब कि 7,000 का कोर्स 6300 में मिल जाएगा, ठीक है ना। 8,400 का 7560 में मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आयरन हैमर जरूर जरूर जरूर। तो अपन आगे की बात करते हैं। और चलिए साहब, हम पढ़ रहे थे हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर बैराट सभ्यता। हाँ मैं सबसे छोटी हूं और घर में मैं ही तैयारी कर रही हूं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आप भी नौकरी लगा करके फटाफट से। हाँ जी, पूजा पारिक जी कह रही हैं सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ जी सर, मेरी स्टूडेंट रितु चौहान 6 नंबर पे थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रीजनिंग भाई के नायक। कॉम्बो कोर्स में एग्रीकल्चर कॉम्बो कोर्स क्या है कि 2-4 और स्टेट्स का आपको मिल रहा है, वो है ना। केवल इंडियन हिस्ट्री का कोर्स लेना है, अब केवल तो नहीं मिल पाएगा, उसमें थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। मीना छोरा टारगेट, बिल्कुल नमस्कार नमस्कार। शुरुआत करें भाई, आप लोग को शुरुआत करें क्या? फटाफट से आप लोग बता दीजिए, तब तो अपन बात करें। सुनिए भैया, अब सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र केवल इसलिए नहीं लगाया कि पीछे केवल स्लाइड आ जाए, इसलिए ही ये चित्र लगाया है। ये जो चित्र यहां पर लगाया गया है ना, ये चित्र यहां पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये आपके जगह का नाम है भाबरू। ध्यान से सुनना, इस जगह का नाम क्या है? आपके बैराट और बैराट में भी भाबरू। यहां से एक शिलालेख मिला, यहां से एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है भाबरू शिलालेख। अभी बताऊंगा मैं अलग से भी। यहां से एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम क्या है? भाबरू शिलालेख। और ये भाबरू शिलालेख कहां पर था? यहां पर। अब नजर आ रहा है क्या भाई साहब? यहां पर ये शिलालेख लगा हुआ था, समझ गए? अब नजर आ रहा है क्या? अब नजर नहीं आ रहा। ये जो भाबरू शिलालेख है ये 1837 ईस्वी के अंदर, और किसको मिला? कैप्टन, ध्यान रख लेना, बर्ट को। आई बात समझ में? 1837 के अंदर ये किसको मिला? कैप्टन बर्ट को मिला। अभी ये यहां पर नहीं है क्योंकि इसको यहां से कटवा दिया गया है, इसको यहां से कटवा दिया गया है, ये ध्यान रख लेना, समझ गए? अब मैं इसकी पूरी बात आप लोगों को बताऊंगा। ये जगह जो मैंने ली है ये इसी काम के लिए ली है कि यहां पर भाबरू शिलालेख लगा हुआ था। 1840 में इसको कटवा करके कलकत्ता ले गए भैया। कहां ले गए? इसको कटवा करके कलकत्ता ले गए। तो आ जाओ अब मुद्दे की बात पर। अब आ जाओ आप मुद्दे की बात पर। हम बात कर रहे हैं कौन सी सभ्यता को लेकर के? बैराट सभ्यता। और कल अपन ने इस बैराट सभ्यता का पार्ट 1 पढ़ा था। आज बैराट सभ्यता का अपन पढ़ेंगे पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर अपने पास में आते हैं मौर्यकालीन अवशेष।
पार्ट 2 के अंदर अपने पास में क्या आ जाएंगे, तो पार्ट 2 के अंदर अपने पास में आएंगे मौर्यकालीन अवशेष या मौर्यकालीन प्रमाण भी अपन कह सकते हैं इनको, मौर्यकालीन अवशेष, प्रमाण या मौर्यकालीन साक्ष्य। जो आपके मन में आए ना वो आप कहो भैया। तो देखो आप इधर ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। भाई साहब लाइक ठोको फटाफट से सबसे पहले तो। अब सुनो एक बात, यहां पर 1837 ईस्वी के अंदर, बोलो कब की बात कर रहा हूं, 1837 ईस्वी के अंदर कौन सी पहाड़ी पर भैया, बीजक की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, बीजक की पहाड़ी पर। ध्यान से इधर देखना, 1837 ईस्वी के अंदर बीजक की पहाड़ी पर, और बीजक की पहाड़ी पर भी किसको, कैप्टन बर्ट को। बोलो किसने, कैप्टन बर्ट ने। ये नाम जरूर ध्यान रख लेना। बोलो किसने, कैप्टन बर्ट ने। और एक शिलालेख खोजा है, और उस शिलालेख का नाम क्या है भैया, उस शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। बोलो कौन सा शिलालेख खोजा है, तो इस शिलालेख का नाम हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। ये भाब्रू शिलालेख जरूर याद रख लेना ये चीज आप। ये जो आपके भाब्रू शिलालेख है, ये जो आपके भाब्रू शिलालेख है, ये पता लगाया तो इससे पता लगता है कि ये आपके मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। ये मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है। यहां पर जो मैंने लिखा है ना लघु शिलालेख, ये बात भी आप हल्के में मत लेना, ये भी इंपोर्टेंट मुद्दा है भैया, ये भी आपके इंपोर्टेंट मुद्दा है। ये अशोक का लघु शिलालेख है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात सुनो आप यहां पर, दूसरी बात, अशोक के एक तो वृहद शिलालेख मिले हैं। मौर्य सम्राट अशोक के जो वृहद शिलालेख मिले हैं ना, वो कुल 8 स्थानों से मिले हैं। और कुल कितने मिले हैं, 14। 8 स्थानों से 14 शिलालेख मिले हैं, ठीक है। और लघु शिलालेख तो काफी जगह से मिले हैं भैया, ठीक है ना। आचार्य कोचिंग क्लासेस, बिल्कुल बिल्कुल सर, कितने दिनों से ढूंढने पर मिले हो, बहुत बहुत भैया। अब इधर देखो, धन्यवाद आपको। तो लघु शिलालेख जो होते हैं, उन लघु शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है, तो लघु शिलालेखों से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत जीवन की जानकारी, तो अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी देने वाले शिलालेख उसके लघु शिलालेख, और अशोक के राजनीतिक जीवन की जो जानकारी मिलती है, अशोक के राजनीतिक जीवन की जो जानकारी मिलती है, वो उसके वृहद शिलालेखों से मिलती है। किससे मिलती है, वृहद शिलालेखों से। अपूर्वा शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, अनुप्रिया जी बिल्कुल। तो इधर देखो आप यहां पर, अब ये जो भाब्रू शिलालेख है, इस भाब्रू शिलालेख की लिपि क्या है। अब प्रश्न बनेंगे यहां पर इंपोर्टेंट। ये जो भाब्रू शिलालेख है, इस भाब्रू शिलालेख की लिपि क्या है, तो इसकी लिपि हो जाएगी ब्राह्मी। और आपको मैं एक बात वैसे ही बता देता हूं, आपको एक बात मैं वैसे ही हल्के में बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अशोक के शिलालेख भारत के अंदर जितने भी मिले हैं ना, भारत के अंदर जितने भी मिले हैं ना अशोक के शिलालेख, सबकी लिपि क्या है, सबकी लिपि आपके ब्राह्मी है। समझ गए मेरी बात। भारत के अंदर अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं ना, उन सब की लिपि आपके क्या हो जाएगी, उन सब की लिपि आपके ब्राह्मी है, ठीक है। चलिए साहब, हाँ राज सैनी जी पूछ रहे हैं लाइव कब आते हो, सुबह 9 बजे। हाँ जी, इसके बाद में देखो दूसरी बात, इसके अंदर ये जो भाब्रू शिलालेख है, इसके अंदर बौद्ध धर्म के, इसके अंदर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। अब भैया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंदर एक तो आता है बुद्ध, एक आता है धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ। ध्यान रख लेना, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। याद करो बहुत अच्छे से। अगर आपसे परीक्षा में पूछे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से, तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का उल्लेख, इन तीनों का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है, तो इन तीनों का उल्लेख आपके भाब्रू शिलालेख में मिलता है, जो कि अशोक का लघु शिलालेख है। अशोक के शिलालेख पर, अशोक के शिलालेख पर भैया और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिल गए। अशोक के शिलालेख पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिल गए। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि ये जो आपके अशोक है, इस अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने की जानकारी मिलती है भैया। इससे अशोक के
बौद्ध धर्म को अपनाने की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म को अपनाने की जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रख लेना, अशोक कौन से धर्म को मानता था? तो अशोक आपके बौद्ध धर्म को मानता था। ये उसके व्यक्तिगत जीवन की बात है, और जब व्यक्तिगत जीवन की बात है, जब व्यक्तिगत जीवन की बात है तो ये भी आप विशेषकर ध्यान रखना। कहां से मिलेगी? लघु शिलालेख से मिलेगी। कौन से शिलालेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था? तो आपका उत्तर क्या होगा? भाब्रू शिलालेख से पता चलता है भैया। किससे पता चलता है? भाब्रू शिलालेख से पता चलता है। एक और देखो यहां पर, इसी के अंदर उल्लेख मिलता है कि अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया भैया। इसी से पता चलता है कि अशोक ने गो हत्या पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रख लेना, ये एक और मुद्दे वाली बात आ गई। तो इसके ऊपर अशोक के बौद्ध धर्म की जानकारी मिली, और इसके अंदर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख मिला है। इसीलिए ध्यान रख लेना, इसको एक नाम और दिया गया, त्रिरत्न शिलालेख। क्या कहेंगे इसको अपन? इसको अपन त्रिरत्न शिलालेख भी कह सकते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? त्रिरत्न शिलालेख भी इसको अपन कह सकते हैं। लेकिन आज ये शिलालेख यहां पर मौजूद नहीं है। देखो आप इधर, आज ये शिलालेख यहां पर मौजूद नहीं है। तो कहां गया? तो कहां गया? तो सुनना मेरी बात इधर ध्यान से। 1840 में इसे यहां से कटवा कर, इसे यहां से कटवा कर एशियाटिक, जो बात मैं लिख रहा हूं उस पर गौर करना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया। कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया। Oh my God! प्रकाश, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात। अरे भैया ये क्या हो गया यार? एक बार होल्ड कर। क्या यार? माइक बंद कर दिए? नहीं, भाई साहब लाइट वाइट चली गई थी, वापस आ गई है। कुछ ही देर में अपन शुरू करेंगे, कुछ ही देर में अपन शुरू करने वाले हैं। चिंता क्यों करते हो भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुरू कर देता हूँ अभी कुछ ही देर में। देखो आप लोग यहाँ पर
हाँ जी, हाँ तैयार हो ना तुम लोग? चलिए भैया शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर अपने। बिल्कुल बिल्कुल, चलो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर। देखते हैं भाई साहब, कोई बात नहीं भैया, तो अब इसमें तो अपन क्या ही कर सकते हैं। आजकल जयपुर में बताओ इतनी लाइटें जा रही है, और तो सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। आए जब लाइट काट लेते हैं भाई साहब, और 1 मिनट के लिए झटका देते हैं भाई साहब बीच में। चलो तो देखते हैं अपन यहाँ पर बात कर रहे थे अपन। मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो शिलालेख है, पहले यहाँ पर ये शिलालेख हुआ करता था भैया इस स्थान पर, और ये शिलालेख हुआ करता था, लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं है। अब ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि अब इसको यहाँ से कटवा दिया गया, और अब इसको यहाँ से कटवा करके कहाँ रखवाया गया, तो देखो आप यहाँ पर 1840 ईस्वी के अंदर। कब की बात कर रहा हूं? 1840 ईस्वी के अंदर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कब की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? 1840 ईस्वी की बात कर रहा हूं भैया। 1840 ईस्वी में इसे यहां से कटवाकर, इसे यहां से कटवाकर एशियाटिक, इसे यहां से कटवाकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया। कौन से संग्रहालय में रखवाया गया भैया? तो इसको कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखवाया गया, कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया। ये ध्यान रख लेना आप। तो वर्तमान में ये आपको कहां मिलेगा? तो वर्तमान के अंदर आपको ये मिलेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। लोकेश जी कह रहे हैं भाई साहब इन्वर्टर लाओ भैया, ठीक है ना, पैसे ही खत्म हो गए भाई साहब, क्या ही करें अब, कोरोना ने सब कुछ ले लिया भैया। तो ये ध्यान रख लेना। हाँ, तो ये ध्यान समझ में आ गई मेरी बात। ये पूरा मैंने आपको भाबरू शिलालेख के बारे में बता दिया। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तुरंत उत्तर भी दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या पढ़ रहे हैं अपन? मौर्यकालीन अवशेष पढ़ रहे हैं भैया। मौर्यकालीन अवशेष कब की बात है? 1837 के अंदर। कौन सी पहाड़ी से? बीजक की पहाड़ी से। किसको? कैप्टन बर्ट को। कौन सा शिलालेख मिला? तो भाबरू शिलालेख मिला, जो कि अशोक का क्या है? जो कि अशोक का लघु शिलालेख है। और जहां लघु शिलालेख की बात आ जाए ना, जहां लघु शिलालेख की बात आ जाए ना, अपने आप समझा देना आप लोग कि अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत जीवन, नाम, ठीक है ना, उसने कौन सा धर्म अपनाया, उसके जीवन में क्या क्या विशेष बातें थी, वो अपने को जानकारी मिलती है। तो देखो आप यहां पर इसकी लिपि क्या है? लिपि के मामले में तो दिमाग लगाना छोड़ दो। भारत के अंदर अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं ना, भारत में अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं ना, वो सब की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और इसके अंदर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। और त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। और भैया अशोक के शिलालेख पर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अशोक कौन से धर्म को मानता था? अशोक बुद्ध धर्म को अपनाता था। तो क्या आज हम अगर बैराट घूमने जाएं तो क्या भाबरू शिलालेख मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको कटवा करके कलकत्ता ले गए भैया। 1840 में इसको कटवा करके कहां ले गए? कलकत्ता ले गए। क्लियर करो भैया फटाफट से इसको, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार तुरंत। हाँ जी, बिना समय गवाए फिर आगे बात करता हूं। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में देखिएगा आप, इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनो। इसके बाद 1871-72 के अंदर, 1871-72 के अंदर, और एक C.L. कार्लाइल करके एक पुरातत्ववेत्ता हुए हैं जिनका नाम है C.L. कार्लाइल। ध्यान से सुनना, C.L. कार्लाइल। पहले तो क्या नाम आया? कैप्टन बर्ट, ठीक है ना, पहले तो क्या नाम आया था? कैप्टन बर्ट। अब क्या नाम आ गया भैया? C.L. कार्लाइल। और ये C.L. कार्लाइल के बारे में सुनो। इस C.L. कार्लाइल ने, और बैराट के अंदर एक डूंगरी है जिसका नाम है भीम डूंगरी। बोलो क्या नाम हो जाएगा? भीम डूंगरी। और इस भीम डूंगरी से क्या खोजा? तो इस भीम डूंगरी से इन्होंने अशोक का एक खंडित शिलालेख खोजा। ध्यान रख लेना, इन्होंने एक अशोक का एक खंडित शिलालेख खोज निकाला भैया।
ठीक है, अशोक का खंडित शिलालेख खोजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि बैराट के अंदर अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं? बैराट के अंदर अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, ठीक है ना। बैराट के अंदर अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, ये आप ध्यान से सुन लेना भैया। सबसे पहला शिलालेख तो आपके और बीजक की पहाड़ी से मिला है, और दूसरा शिलालेख आपके कहां से मिला है? भीम डोंगरी से मिला है। वो पहले वाला 1837 में कैप्टन बर्ड को मिला है, और ये वाला क्या हो जाएगा? CL कार्लाइल को मिला है। समझ गए मेरी बात? ये भी फटाफट से क्लियर कर लो, अपने नोट्स में छाप लो तुरंत इसको भी। फिर देखो आपको एक चीज और बताता हूं आपको, फिर इसके बाद में एक चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। यहां पर देखो, इधर ऐसे ही मौर्य काल की ही बात कर रहा हूं आपके। बीजक की पहाड़ी से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। बीजक की पहाड़ी से ध्यान रख लेना, बीजक की पहाड़ी से एक गोल मंदिर मिला है भैया। बीजक की पहाड़ी से एक क्या मिला है? गोल मंदिर मिला है, ध्यान रख लेना। बीजक की पहाड़ी से एक गोल मंदिर मिला है, और इस मंदिर को क्या माना गया है? मठ माना गया है। और मठ भी किसका मठ? बौद्ध मठ। क्या माना गया है? बौद्ध मठ माना गया है। बिल्कुल रुपेश जी, मिल जाएगी भैया, ठीक है ना। हाँ, तो देखो आप, अब ये जो गोल मंदिर मिला है, ये जो गोल मंदिर मिला है, इसके अंदर और भगवान बुद्ध की, इसके अंदर भगवान बुद्ध की मथुरा शैली में, भगवान बुद्ध की मथुरा शैली, उस समय 2 शैलियां चला करती थी मुख्यतः, एक मथुरा शैली, एक गांधार शैली। एक मथुरा शैली मिलाकर चला करती थी, एक गांधार शैली चला करती थी। तो ये ध्यान रख लेना, यहां से भगवान बुद्ध की मथुरा शैली में निर्मित और एक मूर्ति मिली है भैया। मथुरा शैली में निर्मित क्या मिली है? एक मूर्ति मिली है। और ये मंदिर हो गया ना। अरे भाई साहब, यहां से मूर्ति मिली है, तो ये मंदिर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यहां पर राज सैनी जी कह रहे हैं वीडियो यूट्यूब पर सेव रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे। हाँ जी, मीणा छोरा टारगेट बिल्कुल, कुमार गौरव मीणा बिल्कुल। अरे लाइक ठोको, शेयर करो दबा करके तुम लोग, ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध की मथुरा शैली में निर्मित मूर्ति मिली है, पहली बात। दूसरी बात, इधर देखो, ये जो मंदिर है ये कौन सी शाखा से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक हीनयान है और एक महायान है। तो ये जो आपके है, ये आपके हीनयान शाखा से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखना। ये आपके कौन सी शाखा से संबंधित है? तो ये आपके हीनयान शाखा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखो तीसरी बात, ये जो आपके बैराट के अंदर मंदिर मिला है, ये भारत में मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण है ये। और सुन लो भाई साहब, भारत में मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण आपके बैराट से प्राप्त हुए हैं। बोलो कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये भी आप विशेषकर ध्यान रखना, ये भी आप विशेषकर ध्यान रख लेना कि बैराट के अंदर कौन सी पहाड़ी? तो बैराट के अंदर बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी के अंदर कौन सा मंदिर क्या मिला है? गोल मंदिर मिला है। इस गोल मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है, जो कि आपके कौन सी शैली में निर्मित है? जो कि आपके मथुरा शैली में निर्मित है। और ये जो मंदिर है ये आपकी कौन सी शाखा से है? ये हीनयान शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से? हीनयान शाखा से। और ध्यान रखना, ये भारत में मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण हैं। ये भी क्लियर करो भैया फटाफट से, भारत में मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए, अभी भी मौर्यकालीन अवशेष समाप्त नहीं हुए, अभी भी मौर्यकालीन अवशेष समाप्त नहीं हुए। यहां से आपको क्या मिलेगा? मृद भांड भी मिले हैं। यहां से आपको क्या मिले हैं? मृद भांड भी मिले हैं। ये ध्यान रख लेना आप लोग, क्या मिले हैं आपको? यहां से आपको मृद भांड भी मिले हैं। और मृद भांड कितने प्रकार के मिले हैं वो सुनो आप। तो मृद भांड यहां से आपको 2 प्रकार के मिले हैं। एक तो ध्यान रखना NBPW, NBPW अभी बताऊंगा आपको इसका मतलब, और एक हो जाएगा PGW। आप लोग ये नाम तो कभी पढ़ते ही नहीं हो, आप लोग ये नाम तो कभी पढ़ते ही नहीं हो भैया, ठीक है ना। हाँ, भारत का पहला ज्ञात मानव क्या बताऊं? त्रिलोक मेवाड़ा जी। गुरु जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकेश गुरुजी, छोरे क्लास में आते ही लाइक कर देते हैं, पर ये छोरियां क्लास लेके चली जाएंगी पर लाइक नहीं करेंगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर करो, नहीं तो भैया ये ध्यान रख लेना, सुबह की इतिहास की क्लास चालू रखूं कि नहीं, ये बताओ तुम तो। अरे चालू रखूं कि नहीं ये बता दो तुम लोग, तो रखनी है क्या क्लास चालू? तो ये ध्यान रख लेना, कलिंग के राजा होने का, कलिंग नहीं मगध के राजा होने का उल्लेख मिलता है।
रुपेश जी, कलिंग के राजा होने का उल्लेख नहीं मिलता, मगध के राजा होने का उल्लेख मिलता है। समझ गए मेरी बात यहां पर, ठीक है ना। हाँ, गैंगस्टर भरतपुर कह रहा है चालू रखो चालू रखो। क्या खाक चालू रखो, तुम शेयर तो करते नहीं हो क्लास को। शाम वाली में तो तुम इतना जबरदस्त काम कर रहे हो, पूछो ही मत। तो शाम वाली तो एक काम करते हैं, चालू रखते हैं, ठीक है ना। और सुबह वाली को क्या कर देते हैं, एक बार बंद कर देते हैं। आई बात समझ में, ऐसा कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलो साहब, और इतनी बारीक से आपको एक एक चीज बता रहा हूं क्योंकि आजकल अभी आरएस के अंदर इस सभ्यता के टॉपिक को बहुत स्पेशली जोड़ा गया है और ये हालत खराब करेगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ये अच्छे की हालत खराब करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ चलो खैर, अभी तो पढ़ा लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा कर लेंगे अपन, है ना। हाँ चलो, तो देखो आप यहां पर NBPW। अब N का मतलब होता है नॉर्थन, मतलब कि उत्तरी, ध्यान रख लेना, उत्तरी। B का मतलब क्या होता है, B का मतलब होता है, ध्यान रख लेना, ब्लैक, मतलब कि क्या हो जाएगा, उत्तरी काले। और P का मतलब होता है पॉलिशदार, मतलब पॉलिश करे हुए, मतलब चमकीले। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड, जो कि आपके मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। एक तो यहां पर ये मिले हैं आपके वेयर, वेयर मतलब कि मृद भांड, समझ गए मेरी बात आप यहां पर। फिर देखो PGW, P का मतलब क्या होता है, पेंटेड, पेंटेड मतलब कि चित्रित। जी का मतलब क्या होता है, ग्रे, ग्रे मतलब कि स्लेटी, चित्रित, स्लेटी। और वेयर का मतलब क्या होता है, मृदभांड। लो भाई साहब, हिंदी भी कर दी मैंने आपके यहां पर, ठीक है ना, हिंदी भी कर दी पूरी यहां पर। तो आपको यहां से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले, एक तो ये मिले, और दूसरा चित्रित स्लेटी मृदभांड मिले। देखो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या क्लास लाइक और शेयर चाहिए होती है, आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना कि आपको जब मैं पूरा पढ़ा रहा हूं तो फिर आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना। चलिए, तो देखो आप इधर दोनों बातें समझ में आ गई। और मृद भांडों पर किसका चित्र मिला है ये भी सुन लो आप। तो मृद भांडों पर आपके 2 चित्र मिले हैं, मृद भांडों पर आपके 2 चित्र मिले हैं। एक तो आपके स्वास्तिक का चित्र मिला है और एक आपके त्रिरत्न चक्र, ध्यान रख लेना। तो बैराट से भी आपके स्वास्तिक का चित्र मिला है और एक आपके क्या मिलेगा, त्रिरत्न चक्र, ये आपको यहां पर मिला है भैया। तो ये ध्यान रख लेना, ये मैंने आपको, हाँ बिल्कुल मीना छोरा टारगेट कह रहा है कि सर बंद कर दो, क्या फायदा जब कोई शेयर और लाइक ही नहीं करे तो, ठीक है ना। चलिए साहब, मैं आपकी बात पर जरूर गौर करूंगा ये। तो देखो आप यहां पर, ये मैंने आपको बैराट सभ्यता के अंदर मृदभांड बता दिए। एक तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, आप कभी पुराने पेपर उठा के देखना, आपको मृदभांडों के प्रश्न भी मिल जाएंगे, आपको मृदभांडों के प्रश्न भी मिलेंगे। और दूसरा चित्रित स्लेटी मृदभांड, ये आपको यहां पर मिलते हैं भैया। समझ गए आप मेरी बात को, कोई दिक्कत इसके अंदर, अरे कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। और इन मृदभांडों पर चित्र किसका बना है, स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र। एक और चीज बता देता हूं, यहां से बैराट से आपको अशोक के काल की ईंटें भी मिली है, अशोक के काल की ईंटें भी मिली है, ये भी ध्यान रख लेना, समझ गए। बैराट से आपको अशोक के काल की ईंटें भी मिली है, ठीक है ना। हाँ चलिए साहब, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसके बाद में ये अपने मौर्यकालीन अवशेष क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भैया जिसको भी लेना है, ठीक है ना, जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। अब सुनो, इसके बाद में ये तो मौर्य काल हो गए, अब चलते हैं मौर्योत्तर काल। हर काल को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और कोई किताब उठा करके देख लेना, उस किताब के अंदर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो कोई भी किताब उठा करके देखना और उसके अंदर ऐसे एक्सप्लेनेशन मिल जाए जैसे मैंने किया है तो बता देना मेरे को आप लोग। मौर्यकालीन, मौर्योत्तर कालीन, आप नोटिस करो, सबसे पहले पाषाण काल पढ़ा दिया आप लोगों को मैंने, फिर मैंने आपको महाभारत काल और महाजनपद काल पढ़ाया, उसके बाद में मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया और मौर्य काल के बाद में अब क्या आएगा, मौर्योत्तर कालीन अवशेष। तो ये ध्यान रख लेना, मौर्योत्तर कालीन अवशेष की बात करूं तो बैराट से एक सूती कपड़ा मिला है, सूती कपड़े में लिपटी मुद्राएं, सूती कपड़े में लिपटी मुद्राएं मिली है, ध्यान रख लेना। अच्छा मैं सीधे सीधे लिख देता हूं अपने, एक सूती कपड़ा मिला है, ध्यान से सुनो, बैराट से
एक सूती कपड़ा मिला है। इस सूती कपड़े के अंदर कितनी मुद्राएं मिली हैं भैया? तो इस सूती कपड़े के अंदर टोटल 36 मुद्राएं मिली हैं। बोले गुरुजी इतने साल के बाद में और सूती कपड़ा कैसे मिला? इतने साल के बाद में सूती कपड़ा कैसे मिला? तो ये ध्यान रखना, सूती कपड़ा नहीं मिला, छोटे छोटे फाइबर मिले हैं, उन मुद्राओं पर चिपके मिले हैं ये फाइबर। इससे ये पता लग रहा है कि ये मुद्राएं किसी सूती कपड़े के अंदर रखी गई होंगी। इनका जब अपन ने लैब में ले जा करके इनको टेस्टिंग किया तो ये पता लगा कि ये मुद्राएं इस कपड़े में लिपटी होंगी। अब कपड़ा तो इतने साल तक कैसे बचेगा भैया? तो ये ध्यान रख लेना, टोटल 36 मुद्राएं मिली है। इन 36 मुद्राओं को मैंने कितने भागों में बांटा? 8 तो मैंने अलग कर लिए भैया, 8 मुद्राएं तो मैंने अलग कर दी, और बच गई जो कितनी हो जाएगी? 28 मुद्राएं मैंने अलग कर दी। 28 मुद्राएं मैंने अलग कर दी। ध्यान रख लेना, ये 8 मुद्राएं तो आपके क्या हैं? ये 8 मुद्राएं तो आपके क्या हैं? तो ये 8 मुद्राएं तो आपके चांदी के, ये आपके चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं। चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं, जिनको अपन आहत सिक्के भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्के भी कहते हैं। ये ध्यान रखना भैया आप लोग। चांदी के पंचमार्क सिक्के मतलब कि आहत सिक्के आपको कहां से मिले हैं? 8 मुद्राएं मिली है भैया। तो ये ध्यान रखना आप, ये आपको बैराट से मिले हैं। और किताब के अंदर लंबी डिटेल है, चार्ट से तुरंत समझ में आ जाता है। चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ठीक है, क्या होते हैं पंचमार्क सिक्के? आहत सिक्के, जिनका ध्यान रख लेना, आकार चाहे कैसा भी हो वेट बराबर होना चाहिए। आकार चाहे कैसा भी हो वेट बराबर होना चाहिए। वजन बराबर करने के लिए उनको जगह जगह से क्या कर दिया जाता है? और काट दिया जाता है। कैसे भी कर लो, वेट उनका बराबर होना चाहिए। वो चांदी के पंचमार्क सिक्के मतलब कि आहत सिक्के मिले हैं आपके, कहां से? बैराट से। और ये जो 28 मुद्राएं हैं, ये 28 मुद्राएं आपके इंडो ग्रीक शासकों की है। ये ध्यान रख लेना, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। और ये बात आप ध्यान से सुनो, इंडो ग्रीक की जगह एक शब्द भी आ सकता है हिंद यवन। इंडो ग्रीक की जगह एक शब्द भी आ सकता है हिंद यवन। तो ये ध्यान रख लेना, 28 आपके हिंद यवन शासकों की मुद्राएं हैं। और इन 28 में से भी, 28 में से निकालिए, ये ध्यान रखना, इन 28 में से भी जो 16 मुद्राएं हैं, जो 16 मुद्राएं हैं वो आपके यूनानी शासक मिनेंडर की है। किसकी हो जाएगी? यूनानी शासक मिनेंडर की है भैया। इनमें से भी 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर से संबंधित हैं। लो भाई साहब, मिनेंडर से संबंधित। ये जोरदार प्रश्न बना भाई साहब, ये बहुत जोरदार प्रश्न बना कि यूनानी शासक मिनेंडर की जो मुद्राएं हैं वो आपके कहां से मिली हैं? तो वो आपके बैराट से मिली हैं। बताओ, देखे आप यहां पर, तो ये मौर्योत्तरकालीन अवशेष समझ में आ गए क्या? ये मौर्योत्तरकालीन अवशेष समझ में आ गए क्या? तुरंत बताओ कि भाई बैराट से आपको क्या मिला? सूती कपड़ा मिला, जिसके अंदर कितनी मुद्राएं? 36 मुद्राएं। 36 को 2 भागों में बांटा, 8 तो पंचमार्क सिक्के हैं चांदी के, और 28 आपके इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं। इन 28 में से भी 16 किसकी हैं? यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। फटाफट से क्लियर करो, इनमें से भी यूनानी शासक मिनेंडर की हो गई भैया। चलिए, तो ये आपके मौर्योत्तरकालीन अवशेष हो गए। फिर देखो, इसके बाद में मौर्योत्तर काल के बाद में आपके आ जाता है गुप्तकालीन अवशेष। ध्यान से सुन लेना, मौर्योत्तर के बाद में आपके क्या आएगा? गुप्तकालीन अवशेष। तो गुप्तकालीन अवशेष के बारे में सुनो। गुप्तकालीन अवशेषों के अंदर और आपके मिली है शंखलिपि। शंखलिपि, यह भी अच्छा प्रश्न बनता है। शंखलिपि, जिसको अपन क्या कहते हैं? कूटलिपि, और क्या कह सकते हैं? गुप्त लिपि। जिस ये प्रमाण भी अपने को प्राप्त हुए हैं कहां से? सबसे पहले कपास के अवशेष नाल हरियाणा, मनीष जी कह रहे हैं भाई, ठीक है ना। भारत में कह सकते हो भाई, मनीष जी भारत में कह सकते हो आप सबसे पहले कपास के अवशेष नाल हरियाणा। तो ये ध्यान रख लेना, गुप्त काल के अंदर शंख लिपि, कूट लिपि, या फिर आपके कह सकते हैं गुप्त लिपि। और ये क्या होती है? ये ध्यान रख लेना, विदेशी आक्रमणों के समय, विदेशी आक्रमणों के समय
बौद्ध भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणों के समय बौद्ध भिक्षुओं ने अपना ज्ञान गुफाओं में लिखा। यह ध्यान रखना आप यहां पर कि विदेशी आक्रमणों के समय जो बौद्ध भिक्षु थे उनको जो भी बातें पता थी ना, जो भी उनको ज्ञान था, उन्होंने वो क्या कर दिया, गुफाओं में लिख दिया। और गुफाओं के अंदर जिस लिपि में लिखा उस लिपि को क्या कहा गया, शंख लिपि, कूट लिपि या फिर गुप्त लिपि उसको कहा गया। समझ गए? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। शंख लिपि के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो शंख लिपि के प्रमाण आपके बैराट से मिले हैं। ये भी क्लियर करो। और इसके बाद में फिर एक और बात बताऊंगा, फटाफट से ये भी क्लियर करो भाई साहब आप तुरंत। चलो तो अब आ जाओ इसके बाद में देखो गुप्तोत्तरकालीन अवशेष, गुप्तोत्तरकालीन साक्ष्य। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, 634 ईस्वी के अंदर सुनना, चीनी यात्री 634 ईस्वी के अंदर चीनी यात्री जिसका नाम क्या, हेनसांग, चीनी यात्री जिसका नाम क्या, हेनसांग। इस हेनसांग ने कहां की यात्रा की? सुन लीजिए, इस हेनसांग ने और बैराट की यात्रा की। बोलो कहां की यात्रा की? तो इस हेनसांग ने बैराट की यात्रा की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, 634 ईस्वी के अंदर कौन आया? चीनी यात्री हेनसांग, जिसने बैराट की यात्रा की। और इसी हेनसांग ने, इसकी एक पुस्तक है, हेनसांग की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, सीयूकी। बोलो क्या नाम हो जाएगा इसकी पुस्तक का? तो हेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयूकी। इस सीयूकी के अंदर इसने बैराट को क्या कहा? तो इस सीयूकी के अंदर इसने बैराट को पार यात्र कहा। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया भैया, तो बैराट को पार यात्र किसने कहा? तो बैराट को पार यात्र कहने वाला आपके हेनसांग, ठीक है ना। ये सब अननेसेसरी कमेंट क्यों करते हैं? राज सैनी जी कह रहे हैं, मनीष सर सर्वाधिक शंख लिपि के प्रमाण अशोक के शासन में लिपि है, शंख की आकृति होने के कारण शंख लिपि कहलाई। बिल्कुल मनीष जी, शंख की आकृति होने के कारण शंख लिपि कहलाई, बिल्कुल हाँ जी। तो ये ध्यान रख लेना, बैराट को क्या कहा गया? बैराट को पार यात्र कहा गया। और बैराट को पार यात्र कहने वाला कौन? तो हेनसांग। हेनसांग ने कौन सी पुस्तक के अंदर? सीयू की पुस्तक के अंदर बैराट को क्या कहा है? पार यात्र कहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हेनसांग राजस्थान में सर्वप्रथम आया, कौन से स्थान पर आया? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ, हेनसांग राजस्थान के अंदर कौन से स्थान पर आया? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए तुरंत। लीजिए, हेनसांग राजस्थान में सबसे पहले कौन से स्थान पर आया? जल्दी बताइए फटाफट से उत्तर दीजिए, देखते हैं। अशोक राजपूत ने उत्तर दिया सबसे पहले भीनमाल, शिवानी ने उत्तर दिया भीनमाल, बिल्कुल सही उत्तर अशोक। ध्यान रख लेना, हेनसांग सबसे पहले राजस्थान में कौन से स्थान पर आया? भीनमाल। और भीनमाल को इसने क्या कहा? भीनमाल को इसने कहा पीलो मोलो। ध्यान रख लेना, क्या कहा है? पीलो मोलो। तो ये ध्यान रखो आप इधर, बैराट को तो क्या कहा? पार यात्र। और भीनमाल को क्या कहा है? पीलो मोलो। समझ गए मेरी बात? यहां पर भीनमाल को कहा है पीलो मोलो, बिल्कुल सही बात। देखो आप इसके बाद में, बैराट के अंदर हेनसांग ने बैराट में बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताइए? यह भी प्रश्न बनता है। 8 बताइए, ध्यान रख लेना। हेनसांग ने अपनी पुस्तक के अंदर बौद्ध मठों की कितनी संख्या बताई है? तो हेनसांग ने अपनी पुस्तक के अंदर बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। तो ये आपके हर्षवर्धन के काल की बात हो गई, मतलब कि गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के बाद की आपके बात हो जाएगी। बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, ठीक है ना। देखो आप इधर, तो भैया 634 ईस्वी के अंदर कौन आया भाई आपके बैराट में? तो आपके हेनसांग बैराट में आया, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी।
सियूकी के अंदर इसने बैराट को क्या कहा है? पारयात्र। और बैराट के अंदर बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताइए? 8। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आया? तो राजस्थान में सबसे पहले भीनमाल में आया। और भीनमाल को इसने क्या कहा? भीनमाल को इसने पीलो मोलो कहा। क्या कहा? पीलो मोलो कहा। फटाफट से क्लियर कर लो भाई साहब, इसको तुरंत इसको क्लियर करो। चलिए साहब, फिर कुछ छोटी मोटी बातें अपन और करेंगे। चलो आप हेनसांग के उपनाम बताओ भैया। हेनसांग के उपनाम क्या क्या आपको मिलते हैं? बता दो, देखें आप लोग। हेनसांग के उपनाम, बैराट सभ्यता को खत्म करते हैं भैया अपन फटाफट से बैराट सभ्यता को खत्म करते हैं। ये जो हेनसांग है इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो ध्यान से सुनो। हेनसांग को कहते हैं एक तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार, ध्यान रख लेना। हेनसांग को क्या कहते हैं? तीर्थयात्रियों का राजकुमार। सबसे पहली बात, हेनसांग को कहा जाता है वर्तमान शाक्य मुनि। शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहते हैं, लेकिन वर्तमान शाक्य मुनि हेनसांग को कहते हैं। हेनसांग को कहा जाता है नीति का पंडित। नीति का पंडित, ध्यान रख लेना। नीति का महान ज्ञाता चाणक्य था। नीति का महान ज्ञाता चाणक्य था, लेकिन हेनसांग को कहते हैं नीति का पंडित। हेनसांग को कहते हैं वर्तमान शाक्य मुनि। हेनसांग को कहते हैं तीर्थयात्रियों का राजकुमार। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप लोग बताना, मध्यकालीन तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मध्यकालीन भाई साहब तीर्थयात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहते हैं, लेकिन मध्यकालीन तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाएगा? फटाफट से उत्तर दो। मध्यकालीन तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहेंगे? फटाफट से उत्तर दीजिए। यहां पर एक लोकेश जी पूछे पीलो मोलो का मतलब क्या होता है? भीनमाल, ठीक है ना। मध्यकालीन तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? मार्को पोलो। बोलो किसको कहते हैं? मार्को पोलो को कहा जाता है। समझ गए आप मेरी बात? यहां पर अगर आपसे पूछे तीर्थयात्रियों का राजकुमार, तब तो आपका उत्तर होगा हेनसांग। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्यकालीन तीर्थयात्रियों का राजकुमार, तो आपका उत्तर होगा मार्को पोलो। लो भाई, ये भी मैंने फटाफट से क्लियर कर दिया। अब चलते हैं अपन अकबर के काल के समय। अब अपने ज्यादा बातें बची नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रख लेना। अब ज्यादा बातें इसके अंदर बची नहीं है, फटाफट से मैं क्लियर करता हूं। इसके बाद में देखो आप, मध्यकालीन शाक्य, गुप्तोत्तर काल के बाद में मध्यकाल शुरू हो जाता है ना। गुप्तोत्तर काल के बाद में मध्यकाल शुरू हो जाता है। और मध्यकालीन शाक्य के अंदर क्या मिला है? देखो, एक तो अकबरकालीन टकसाल। टकसाल मतलब कि सिक्के ढालने का स्थान, जहां पर ध्यान रखना, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको कहते हैं भैया टकसाल, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखो, अकबरकालीन ईदगाह। अकबरकालीन ईदगाह, तो ये भी यहां से मिला है, ध्यान रख लेना। बिल्कुल सर, आज तो व्रत है। बिल्कुल बिल्कुल व्रत करो भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। बताइए तुरंत सर, राजस्थान कल्चर और राजस्थान जीके की अलग प्लेलिस्ट बनवा लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बनवा लेंगे। पूनम शर्मा जी, हाँ जी पूनम शर्मा जी। चलिए भाई, विनीता चौधरी, फटाफट से बताओ यहां पर। तो ये अकबर का काल है, मतलब कि मध्यकाल ही तो कहलाएगा। देखो आप इधर मैंने क्या लिखा, मध्यकालीन शाक्य आपके लिखा। इसके अलावा देखो आप, अकबरकालीन जैन मंदिर यहां से मिला है। अकबरकालीन मुगल गार्डन यहां से मिला है। मुगल गार्डन यहां से मिला है। अकबरकालीन छतरियां यहां से मिली हैं। तो भैया ये कुल मिलाकर के अकबर के काल की बात हो गई। ये अकबर के काल की बात हो गई। टकसाल, ईदगाह, जैन मंदिर, मुगल गार्डन और छतरियां, ये यहां से आपके प्राप्त हुई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये छोटी बात है, यहां से प्रश्न वैसे पूछता नहीं है भैया, ये पूछता नहीं है। अब सुनो, जयपुर के अंदर एक राजा, उससे पहले मैं आमेर का ही बता देता हूं। आमेर के शासक जिनका नाम क्या? आमेर के शासक जिनका नाम क्या? राजा मानसिंह। आमेर के शासक राजा मानसिंह ने
और बैराठ में किसका निर्माण करवाया? तो बैराठ के अंदर पंचमहल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? पंचमहल का निर्माण करवाया। अगर आप लोगों से परीक्षा के अंदर पूछ ले, अगर आप लोगों से परीक्षा के अंदर पूछे कि बैराठ के अंदर, इस क्लास में प्री सिलेबस कंप्लीटली बिल्कुल हो ही जाएगा, ध्यान रख लेना। आमेर के शासक राजा मान सिंह ने बैराठ के अंदर पंचमहल का निर्माण करवाया। जब अजमेर से अकबर जियारत करके आता था ना भाई, अकबर था वो आगरा से कहां जाता? अजमेर। अजमेर से वापस कहां जाता? आगरा। तो जब वापस लौटता था तो वो कहां पर रुकता था? तो अकबर आपके इन्हीं पंचमहलों के अंदर रुकता था। और बैराठ के अंदर जो पंचमहल है, ठीक है ना, बैराठ के अंदर जो पंचमहल है, हाँ जी सर, हम भगवान पर भी नहीं, मेहनत पर विश्वास करते हैं, भगवान तो अच्छा बिल्कुल। तो ये ध्यान रख लेना आप यहाँ पर पंचमहल, ठीक है, कौन बनवाएगा? राजा मान सिंह। ऐसे ही दूसरी बात सुनो आप, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड ने, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड ने कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में, क्या नाम लिख रहा हूं वो सारी चीज याद रखना, कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में बैराठ में खुदाई का कार्य करवाया। बैराठ में खुदाई का कार्य करवाया। सुनिएगा आप लोग यहां पर, भाई साहब, जयपुर के शासक राजा राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? सवाई राम सिंह सेकंड। और ये जो सवाई राम सिंह सेकंड है, इसके यहां पर एक किलेदार हुआ करते थे, मीना चोरा टारगेट करताजी खंगारोत। इन कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में इन्होंने बैराठ में खुदाई का काम करवाया। और जब खुदाई का काम करवाया तो यहां से क्या मिली? यहां से एक सोने की संदूक मिली, मतलब कि स्वर्ण मंजूषा यहां से प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? यहां से स्वर्ण मंजूषा यहां से प्राप्त हुई। और इस स्वर्ण मंजूषा के अंदर क्या मिली? ऐसा कहा जाता है कुछ अस्थियां मिली हैं जिनको किसके समान माना गया है? बुद्ध की अस्थियां मानी गई हैं। उनको क्या माना गया है? उनको बुद्ध की अस्थियां मानी गई है। तो किस स्थल से भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली है? किस स्थल से भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली है? कुमार गौरव मीना। तो ये ध्यान रख लेना, आपके बैराठ से आपके और बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। समझ गए यहां पर? चलो साहब, ये दो बातें भी आप क्लियर करो, फटाफट से दो बातें भी क्लियर कर लो भैया। हाँ जी, और इसके बाद में आखिरी बात करता हूं मैं, इसके बाद में आखिरी इंपॉर्टेंट बात, बैराठ को समाप्त करते हैं। दयाराम साहनी ने तो 1936 के अंदर बैराठ सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी की पुस्तक का नाम बताओ फटाफट से, जिसको पता है। अरे दयाराम साहनी की पुस्तक का नाम बताओ तुरंत, जिसको पता है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है सर, पढ़ा दिया मैंने। पूजा शर्मा जी, बिल्कुल मैंने पढ़ा दिया है, बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है। पूनम शर्मा ए बी, हाँ जी, बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है, फटाफट से बताइए। एक्सकेवेशन ऑफ बैराठ, ध्यान रख लेना, एक्सकेवेशन ऑफ बैराठ। इस पुस्तक के अंदर इसमें बैराठ को हूण शासक, लो भैया, इसमें बैराठ को हूण शासक मिहिर कुल द्वारा, हूण शासक जिसका नाम क्या बताया? हूण शासक मिहिर कुल द्वारा नष्ट करने का उल्लेख मिलता है। नष्ट करने का उल्लेख किया गया। तो ये आपके बैराठ सभ्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और बैराठ सभ्यता को कौन नष्ट कर देता है? मिहिर कुल।
बैराट सभ्यता को कौन नष्ट करता है? मिहिर कुल। तो ये ध्यान रख लेना, दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार बैराट सभ्यता को नष्ट करने वाला कौन? हूण शासक मिहिर कुल। बोलो कौन हो जाएगा? हूण शासक मिहिर कुल। प्रीति विजय तासू जी बहुत बढ़िया। तो ये सारे बैराट सभ्यता की बात यहाँ पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। मैंने आपको कालीबंगा पढ़ा दी, आहड़ पढ़ा दी, बैराट पढ़ा दी। कल सुबह 9 बजे बागोर, गणेश्वर और छोटी मोटी सभ्यताएं वो सारी अपन लेकर के चलेंगे। ये आप विशेषकर ध्यान रख लेना। तो ये आपके बैराट सभ्यता की बात यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो एक बार फटाफट से आप सुन लो, बैराट सभ्यता कहां पर मिलेगी आपको? बाणगंगा नदी के किनारे, जयपुर जिले के अंदर। हटाओ बात को। दूसरी बात इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना, बैराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी 1936। 36 का उल्टा 1963। 1963 में क्या होगा? उत्खनन होगा। उत्खनन करने वाले कौन? कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी। हटाओ। अवशेष कौन कौन से मिले हैं? पाषाण काल, पाषाण काल के चित्र मिले हैं। सर्वाधिक बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग नहीं, सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग। राइडर पूछे तो गड़दड़ा बूंदी, राइडर पूछे तो गड़दड़ा बूंदी। सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं जो कि पाषाण काल के हैं। हटाओ। महाभारतकालीन प्रमाण, यहां पर पांडव आकर के रुके थे, राजा विराट के टाइम की बात है। महाजनपद के प्रमाण, ये मत्स्य जनपद की राजधानी था विराटनगर। हटाओ इसको भी। इसके बाद में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख मिले हैं, कैप्टन बर्ट ने ढूंढा था, जिसमें अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने की जानकारी मिलती है। बीजक की पहाड़ी से 1837 में, 1840 में उसको कटवा करके कलकत्ता ले गए। C.L. कार्लाइल ने 1871-72 के अंदर एक और अशोक का शिलालेख खोज कर निकाला। समझ गए? हटाओ। इसके बाद में मौर्योत्तर कालीन संस्कृति, तो मौर्योत्तर के अंदर एक तो ध्यान रख लेना, यहां से भगवान बुद्ध की मथुरा शैली की प्रतिमा भी मिली है और भारत का प्राचीनतम मंदिर माना गया है उसे। हीनयान शाखा का मंदिर है जो कि आपके बीजक की पहाड़ी से मिला है। समझ गए यहां पर बात? मौर्योत्तर कालीन की अगर यहां पर बात करता है तो मौर्योत्तर कालीन के अंदर मैंने अच्छा कल 200 से ज्यादा लाइक और लाइव हो, ये स्टूडेंट कह रहे हैं भाई साहब, भूलना मत। इसके अलावा शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। शंख लिपि के जब आक्रमण हुआ तो बौद्ध जो भिक्षु थे उन्होंने अपना ज्ञान गुफाओं के अंदर लिख दिया था, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में चीनी यात्री हेनसांग आया, जिसने बैराट को क्या कहा? पार यात्र कहा। और बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई। समझ गए? 8 बताइया। अकबर के काल की टकसाल, गार्डन, छतरी, जैन मंदिर, ईदगाह, ये सब मिली है अकबर के काल में। ठीक है ना? पंचमहल का निर्माण मानसिंह जी ने करवाया बैराट के अंदर। और सुनो, सवाई राम सिंह सेकंड के टाइम पर कीताजी खंगारोत ने जब यहां पर खुदाई की तो यहां से एक सोने की संदूक निकली, स्वर्ण मंजूसा, उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। और फाइनली दयाराम साहनी ने कह दिया कि इस सभ्यता को हूण शासक मिहिर कुल ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। हूण शासक मिहिर कुल ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, वो फटाफट से लाइक करो। ये बैराट सभ्यता आपके क्या होती है? समाप्त होती है भैया, ये आप ध्यान रख लेना। चलिए साहब, तो आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग ध्यान रखना, रात को 10 बजे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन की क्लास कोड डाल करके ज्वाइन करना, SCAS10 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है रात 10 बजे कोड डाल करके, ये ध्यान रख लेना। अगर आप कोई कोर्स भी परचेज करते हैं तो भी ये कोड डाल दें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिले। शाम वाली क्लास, रात की 10 बजे वाली क्लास बिल्कुल फ्री होती है भैया। तो ये अपनी बात यहाँ पर समाप्त। कल मिलेंगे बागोर और गणेश्वर सभ्यता के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक खांडल अपनी इन्हीं बातों के साथ में आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।